देखना हमारा टॉपिक है आज का मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स। क्लियर? मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स, राइट। तो हम लोग फटाफट इस पर चर्चा करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उसको लेके चलूंगा, ठीक है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो गाइस, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जहां से वो आता है स्टोइचोमेट्री पर। क्लियर? स्टोइचोमेट्री पर। क्लियर है गाइस? अब स्टोइचोमेट्री जब भी आएगी गाइस, स्टोइचोमेट्री पे क्वेश्चन आएगा, आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। क्या? कि रिएक्शन को बैलेंस जरूर करना है। रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। हाँ, मैं लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा। रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो आपको सबसे पहली बात तो आपको दिमाग में बसा लेनी है अपनी, कि जब भी स्टोइचोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। अगर रिएक्शन करी कराई है बैलेंस तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आपको करनी पड़ेगी। पहली बात क्लियर है। दूसरी चीज कि रिएक्शन इज ऑलवेज बैलेंस्ड। रिएक्शन इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स। कि रिएक्शन को हमेशा मोल के टर्म में बैलेंस करना है गाइस, मास वास के टर्म में नहीं करना, ठीक है। आपको कुछ भी दियो, आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है? मोल के अंदर। और आपको मोल के टर्म में ही बैलेंस करनी है, तो क्वेश्चन हमेशा निकलेगा। क्लियर? आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बच्चे कह रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, हमें कैसे पता चलता है कब लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है। इज दैट क्लियर? तीन बातें इंपॉर्टेंट है ना भाई, क्या होता है, कैसे लगाते हैं और कब लगेगा। क्लियर? तीन बातें इसके बारे में जाननी जरूरी है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ऐसा रिएजेंट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम। इज दैट क्लियर? सार्थक, पहला पॉइंट क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है कि ऐसा रिएजेंट जो कि रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। तो ये तो था पहले जवाब का आंसर। दूसरे जवाब का कि लगाना कब है, ठीक है। लगाना कब है? जब अपन को इफ टू रिएक्टेंट्स आर गिवन, गाइस देखना लगाना कब है। इफ टू रिएक्टेंट्स आर गिवन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ आर गिवन। क्लियर? और दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो ऐसा कोई केस आ जाए तो गारंटी तौर पे लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब तीसरा लगाए कैसे? तो लिमिटिंग रिएजेंट लगाने का तरीका क्या होता है? गिवन मोल, गिवन मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर? गिवन मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है गाइस? क्लियर? क्या भी क्लियर है या नहीं है? तो ये तीन चीजें अपन को लिमिटिंग के बारे में सीखनी थी। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जिससे अपन को समझ आ जाए। मान लो अपने पास मैंने ऐसी रिएक्शन दी 3a + 2b से बना 5c। क्लियर? मैं रिएक्शन बैलेंस दे रहा हूँ कि दिस रिएक्शन इज बैलेंस। क्यों बैलेंस लिखा मैंने? क्योंकि मेरे को ABC नहीं पता। अच्छा, सपोज मैंने इसके 12 मोल दिए। क्लियर? इसके 6 मोल दिए। क्या इसमें लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा गाइस? बताओ भी। और मुझे इसके मोल फाइंड करने। अब देखो, इतना तो समझ आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा कॉन्सेप्ट। अब कौन सा लिमिटिंग होगा वो चेक करना है अपन को, है ना भाई। कौन सा लिमिटिंग होगा तो कैसे चेक करेंगे? गिवन मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब 12/3 मतलब 4, 6/2 मतलब 3। तो जो छोटा होता है वही लिमिटिंग होता है।
तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस वन इज द एक्सेस रिएजेंट। एक लिमिटिंग होगा तो साहब एक एक्सेस होगा। तो देखो जैसे रिएक्शन खत्म होगी, देखना 12 थे स्टार्टिंग में, 6 थे, ये था टाइम इक्वल टू 0 पर, टी टाइम पर जैसे खत्म होगा भाई ये तो खत्म हो जाएगा पूरा। इसके 12 मोल थे, 12 में से 6 मोल रिएक्ट कर गए होंगे, तो बचे कितने, 6 रिमेनिंग बच गए। इज दैट क्लियर? और अब ये कैसे निकालेंगे, देखना भाई 2 से बना 5 मोल, 1 से बना 5/2 और 6 से कितना बना 5/2 इंटू 6, मतलब इसके कितने मोल आ गए, 15 मोल। इज दैट क्लियर? इसके कितने मोल आ गए साहब, 15 मोल आ गए। क्लियर है? इतना क्लियर है गाइस? अब इसको देखो, आपको चेक करना हो ना अपने आंसर को, अपने आंसर को अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे भाई, जिस टाइम पे 6 मोल बी के खत्म हुए, उस टाइम पर ए के भी 6 मोल खत्म हुए। 6 खत्म हुए, ज्यादा खत्म हुए, 6 मोल खत्म नहीं हो गए। देखना ये गलत है, ये हम लोगों ने गलत लिखा। देखना कितने मोल खत्म हो गए, जिस टाइम पे बी के 6 मोल खत्म हुए गाइस, उस टाइम पे ए के 2 से बना 3, 1 से बना 2/3, 3/2। क्लियर भाई, 2 से बना 3, 1 से बना 3/2 इंटू का 6, तो 9 आ गया। तो 9 मोल खत्म हो गए, बिल्कुल 9 मोल क्या हो गए, खत्म हो गए। तो अब देखना भाई 3 से बना 5, क्या 3 मोल से 5 मोल सी के बन रहे हैं, 1 मोल से कितना बनेगा, 5/3 इंटू का 9 मोल, तो कितना आ गया, 15 आ गया। देख लो भाई 15 आ गया ना। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है तो हम लोगों ने चेक भी कर लिया अपना आंसर, तो आंसर चेक भी कर सकते हो आप। क्लियर है? अब देखना टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम गाइस, कितने कितने टाइप की प्रॉब्लम आती है कंपटीशन में, तो हम लोगों ने उनकी कैटेगरीज बना दी है। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में आपके पास कौन कौन सी आएगी, देखना भाई। एक तो आएगी सिंपल प्रॉब्लम, क्लियर, सिंपल प्रॉब्लम। दूसरी एलआर बेस्ड आ जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड आ जाएगी। तीसरी परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड आ जाएगी। क्लियर? चौथी परसेंटेज यील्ड बेस्ड आ जाएगी। क्लियर? पांचवी प्रॉब्लम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर बेस आ जाएगी। क्लियर? इज दैट क्लियर? छठी सिक्वेंशियल टाइप आ जाएगी। सातवीं पैरेलल टाइप आ जाएगी। क्या भी क्लियर है? तो ये 7 टाइप की प्रॉब्लम आज तक काउंटर करी गई है, ठीक है ना। 7 टाइप की प्रॉब्लम आज तक काउंटर करी गई है। जितने भी पेपर्स आए हैं, इन्हीं 7 टाइप की प्रॉब्लम में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। अब ये बताओ आपको कौन कौन सी सीखनी है आप लोगों को, इनमें से कौन कौन सी टाइप की नहीं आती। देखो नंबरिंग बता दो, सिर्फ नंबरिंग करके नंबरिंग बता दो कौन कौन से टाइप की नहीं आती। देखो इसमें हम लोगों ने पहली कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, अच्छा ये सारी नहीं आती। हाँ भाई दिल्ली वाले तो गधे हैं, उनको तो आता ही नहीं है चैप्टर, है ना। सातवीं, सिर्फ सातवीं, बाकी बाकी आती है शुभ्रा। हाँ वो तो तेरा पता ही है, तेरे को जिंदगी भर नहीं आएगा, है ना। तूने कसम खा रखी है कि मतलब समझना ही नहीं है। अच्छा देखना मेरी तरफ, तो पहले टाइप की हम लोग करते हैं परसेंटेज प्योरिटी वाली। क्लियर? परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं देखना। देखो इसका मीनिंग क्या है, इसमें एग्जांपल दे रहा हूं आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपको लिखा होगा 100 ग्राम ऑफ NaOH। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ NaOH, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 100% प्योर NaOH है आपके पास। क्लियर है? तो इसका मीनिंग क्या है, 100% प्योर NaOH।
और मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया आपको कि 100 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH, 100 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH, और इसमें दे दिया आपको सपोज कि 70% प्योरिटी, ऐसे लिख के दे दिया 70% प्योरिटी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ गाइस कि NaOH के सैंपल के अंदर 70% प्योर NaOH है, क्लियर, और 30% के गाइस 30% के इम्प्योरिटी है, इज दैट क्लियर? 30% के इम्प्योरिटी, इज दैट क्लियर? अच्छा देखना, यहाँ पर एक नोट डाल के लिखवा दूं पहले, इस कॉन्सेप्ट के अंदर गाइस हम लोग जो इम्प्योरिटी है ना, इम्प्योरिटी को हम लोग इनर्ट मान के चलते हैं, इम्प्योरिटी इज एज्यूम्ड टू बी इनर्ट। ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब इम्प्योरिटी को हम लोग क्या मान के चलेंगे, इनर्ट नेचर का मान के चलेंगे, क्लियर, कि इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं कर रही। इज दैट क्लियर गाइस? अब देख लेते हैं फॉर्मूला क्या आएगा। भाई फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, तो परसेंटेज प्योरिटी, देखो वैसे तो आप लोग मुंह जुबानी कर सकते हो, बट कईयों को बेसिक मैथ नहीं आता, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कितना वेट रिएक्ट करा अपॉन कितना वेट गिवन है इनटू का 100, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज प्योरिटी, क्लियर। कितना वेट रिएक्ट करा अपॉन कितना वेट गिवन है इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्लियर, माइंड के अंदर। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक में आपको जिसमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हो और एक में दे रखी हो, है ना भाई, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक में परसेंटेज प्योरिटी निकालनी और एक में दे रखी होगी। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे कि जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 200 ग्राम सैंपल हो HCl, क्लियर। फॉर्मूला है भाई परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू वेट रिएक्टेड, कितना वेट रिएक्ट करा अपॉन कितना वेट गिवन है इनटू का 100, क्लियर। अब देना क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जिसमें तुम्हारे को पहला क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूँ जिसमें परसेंटेज प्योरिटी गिवन है, तो 200 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ HCl हैविंग 73% प्योरिटी, क्लियर है, क्लियर। कैलकुलेट mass of NaOH to complete न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर। भाई NaOH का मास बताना है अपन को कि ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे HCl को, क्लियर है भाई? अरे क्लियर है या नहीं है? तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, यहाँ पर इतना तो अपन को समझ आ रहा है कि रिएक्शन जो होगी वो ये होगी, HCl प्लस NaOH से बना NaCl प्लस वाटर, इधर देख लो भाई यही बना। अब इसने बोला कि HCl का जो सैंपल है ना 200 ग्राम का, भाई वो पूरा प्योर तो है नहीं, उसके अंदर 73% प्योरिटी है, तो सबसे पहले मैं मास निकाल लेता हूँ HCl का कि प्योर कितना है। तो देखो अगर 100 ग्राम में 73 ग्राम प्योर है तो 200 ग्राम में कितना होगा बताओ भाई? अरे ऐसे कर सकते हैं ना, 100 ग्राम में 73 ग्राम प्योर है तो 100 इंटू 2 करा हम लोगों ने, यहाँ पे 200 बना, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी 2 करूंगा तो 146 ग्राम हो गया, तो 146 ग्राम तो अपन का आ गया प्योर HCl, क्लियर है, 200 ग्राम में, क्लियर। अब मैंने आपको बोला था कि रिएक्शन को हमेशा मोल की टर्म में बैलेंस करना है, तो साहब मोल निकाल लेते हैं इसके, तो इसके मोल कितने आ गए 146 अपॉन कितना होता है 36.5, क्लियर। इसका मोलर मास कितना होता है 36.5। अच्छा बताओ भाई कितना आ गया, जरा बताने का कष्ट करेंगे कितना आया 146 अपॉन 36.5, जल्दी बताओ यार। अरे यार कैलकुलेटर हाथ में लेके, 4 आ गए क्या? चलो भाई ठीक है, 4 मोल आ गए। अगर इसके 4 तो इसके 4, इसके भी तो 4 ही हो गए ना,
तो मास ऑफ NaOH कितना हो गया, 40 इंटू का 4 कितना हो गया साहब, 160 ग्राम हो गया। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है भाई? पहले टाइप का क्वेश्चन क्लियर, बहुत बढ़िया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि जिसके अंदर आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। जैसे मान लो ऐसे दे दिया कि 50 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 on heating gives 17.6 gram CO2। क्लियर, 17.6 ग्राम CO2। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है भाई, परसेंटेज प्योरिटी निकलवा लेगा आपसे। क्लियर भाई, किसी को आता है सॉल्व करना ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं क्या? तो करो फिर फटाफट, 1 मिनट है आप लोगों के पास, 1 मिनट में फटाफट कर दो। करो भैया। नहीं हुआ क्या, मैं करूं क्या? देखना कैसे होगा भाई, रिएक्शन लिख लो यहाँ पर। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है साहब, हीट करा तो CaO प्लस CO2 बनाएगा। अब देखना यहाँ पर करना क्या है, क्या CO2 का अपन को 17.6 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर, देखना पहले तो मैं आपको यहाँ पे ना गलती बताता हूँ कि गलती क्या करते हैं बच्चे। पहले गलती गलती बताता हूँ ताकि माइंड में ज्यादा अच्छा स्ट्राइक करे। बच्चे क्या करते हैं, सब अपने को CaCO3 दिया हुआ है 50 ग्राम, फटाफट उसके मोल निकाल लेते हैं। आधा मोल हो गया, इसका आधा मोल तो इसका आधा मोल, इसका आधा मोल तो इसका मास कितना हो गया 22 ग्राम। और 22 ग्राम ऑप्शन दे रखा होता है, फटाफट उस पर मार के आते हैं और सोचते हैं हम लोगों से ज्यादा तेज कोई है नहीं। क्लियर, और वो सोचते हैं हमारा ठीक हो गया। बट पहले ही बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो गलत। क्लियर, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है, इज दैट क्लियर? ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो करना कैसे है, ध्यान से देखना भाई, जिसको नहीं आता ध्यान से देखे। शुभ्रा तुम बताओ भी आंसर कितना, तुम्हारे को तो आता है। तो देखना भाई, CaCO3 को हीट करा तो बना CaO प्लस CO2। अब इसको ना उल्टा करेंगे हम लोग, उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे भाई, 17.6 ग्राम दिया हुआ है तो पहले इसके मोल निकालेंगे, 17.6 बटा 44 कितना आ गया, जल्दी बताओ फटाफट से, कितना आ गया? 0.4 आ गया, 0.4 आ गया ना। इसके 0.4 मोल है तो इसके भी 0.4 हो गए। तो यहां से इसका मास कितना आ गया गाइस, 0.4 इंटू का 100, तो ये आ गया 40 ग्राम। अच्छा, दे कितना रखा था क्वेश्चन में, 50 ग्राम। तो समझ आ गया परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे। कितना वेट रिएक्ट हुआ एक्चुअल में 40, दे कितना रखा था 50 इंटू का 100 कितना आ गया, फटाफट बता दो। तो ये आ गया 20 चौका 80% आ गया। तो इसका मतलब 80% कैल्शियम कार्बोनेट प्योर था। क्लियर है गाइस? क्लियर, सभी को समझ आया? ऑल आर क्लियर गाइस? सार्थक तुम्हें? ओके, तो परसेंटेज प्योरिटी वाला फंडा खत्म। अब अगला देखते हैं परसेंटेज यील्ड वाला, कि परसेंटेज यील्ड के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसको समझते देखना एग्जांपल के थ्रू। N2 प्लस 3H2 से मान लो बना 2NH3।
क्लियर। टाइम 0 पे सपोज इसके मैंने 5 मोल दे दिए, तो मेरे को बताओ इसके कितने मोल बनेंगे टी टाइम पर। टी टाइम पर इसके कितने मोल बनेंगे? सब 10 मोल बनेंगे। तो ये जो 10 मोल बनने चाहिए थे, ऐसा अपने को लग रहा है कि अगर मैंने नाइट्रोजन के 5 मोल लिए तो अमोनिया के 10 मोल बनने चाहिए थे, ऐसा अपने को लगता है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं टीपी। टीपी स्टैंड्स फॉर थ्योरेटिकल प्रोडक्ट। क्लियर, दिस इज द थ्योरेटिकल प्रोडक्ट जो हम लोग सोचते हैं। बट वास्तविकता क्या थी कि 10 की जगह कितने बने? 7 मोल ही बने सब। क्लियर, वास्तविकता क्या थी? 7 मोल बने। तो दिस इज द एपी गाइस। एपी स्टैंड्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्ट। कि जैसे अब इसका देखना रियल लाइफ में क्या एग्जांपल है। जैसे तुम लोग जब जेई मेंस का पेपर दे के आए थे तो सोचा था हम लोग तो टॉप मार जाएंगे, हमारा 98 99 परसेंटाइल आ जाएगा। बट वास्तविकता में कहानी कुछ और थी, है ना। कई बच्चे सोच के आए होंगे मेरे फिजिक्स में 100 में से 90 नंबर आ जाएंगे। कई सोच रहे होंगे 100 में से सब केमिस्ट्री में 90 आ जाएंगे। कोई सोच रहा मैथ में तो पूरे ही आ जाएंगे, है ना यार। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब दुखती नर्व पे तो तुम लोगों ने कारनामे करे तो दुखेगी नर्व तो, ठीक है भाई। नर्व का तो काम ही दुखना है ना। बायो वाले को और किससे ज्यादा अच्छा कौन जानता है भाई। बायो वालों को तो पता ही है नर्व का काम क्या होता है, दुखना। नहीं तो ऐसे तो डॉक्टरों का बेचारों का बिजनेस बंद हो जाएगा ना जब नर्व नहीं दुखेगी तो। ठीक है, तो देखना भाई 7 मोल इधर क्या हुआ? एक्चुअल प्रोडक्ट बना। अब तो साहब यहाँ पर बोलते हैं कि परसेंटेज यील्ड कितना होगा। भाई एक्चुअल में यील्ड का कितना परसेंटेज? तो कैसे करते हैं? या तो वेट ले लो या मोल ले लो एक्चुअल प्रोडक्ट का अपॉन वेट या मोल टोटल वो थ्योरेटिकल प्रोडक्ट का इनटू 100। तो दिस इज द फॉर्मूला गाइस। क्लियर है? अरे फॉर्मूला समझ आ गया क्या मारती हो? फॉर्मूला समझ आ गया? अरे ये W/N नहीं है, ये है या तो वेट दे रखा है तो वेट का रेशो ले लो, मोल दे रखे है तो मोल का रेशो ले लो। क्लियर, बस लेना कि इसका एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। अच्छा यहाँ पर पता कैसे चलेगा? ये जो थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है ये तो तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट कहाँ से कर लोगे? सब रिएक्शन से कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट है ये या तो गिवन होगा या फिर पूछ लेगा। क्लियर है भाई? या तो गिवन हो गया या पूछ लेगा। क्लियर है साहब? ओके। अब जो अगला इंपॉर्टेंट केस है वो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। भाई मिक्सचर वाले क्वेश्चन ना बड़े अच्छे होते हैं और बहुत सिंपल से होते हैं, है ना। देखना यहाँ पर होता क्या है। मान लो हम लोगों ने एक डब्बा लिया, एक डब्बा के अंदर हम लोगों ने मिक्सचर डाल दिया। ठीक है, कोई भी मिक्सचर डाल सकते हैं, नवरत्न वगैरह बाजार में बहुत आते हैं। नवरत्न हो गया, काजू मिक्सचर हो गया, ठीक है, खट्टा मीठा हो गया। तो ये मिक्सचर डाल दिया और इस मिक्सचर के अंदर अपन के पास दो कंपोनेंट है सब। क्लियर भाई? हम लोगों ने एक डब्बा लिया, डब्बा के अंदर हम लोगों ने मिक्सचर डाला और मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट है। भाई नवरत्न के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, खट्टा मीठा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, दो ही कंपोनेंट वाले। ये सेल्फ मेड बनाया हम लोगों ने। क्लियर, ये घर पे ही बनाया, दो मिक्सचर वाला, दो कंपोनेंट वाला। अच्छा यहाँ पे मेन बात ध्यान क्या रखने वाली है कि जो कंपोनेंट है ना उनका नेचर सेम होना चाहिए। क्लियर, अगर नेचर डिफरेंट ले लिया ना तो साहब फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहाँ से ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हम लोग। क्लियर, तो यहाँ पे मोटी बात जो ध्यान रखने वाली है, मोटी बात ध्यान रखने वाली ये है कि इन दोनों कंपोनेंट का नेचर सेम होना चाहिए। क्लियर है भैया? इज दैट क्लियर? और इस मिक्सचर को फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस मिक्सचर को कोई कॉमन रिएजेंट से हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं। क्लियर, कोई कॉमन रिएजेंट से हम लोग क्या करवा देते हैं? सब रिएक्ट करवा देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं बता दो जी मास कितना होगा, मोल कितने होंगे, ये पूछ लेते हैं। क्या अभी फंडा समझ आया? अरे आया नहीं आया फंडा समझ? आ गया? अब जैसे इस पे एग्जांपल देख लो कैसे आता है एग्जांपल। मान लो तुम्हें एक डब्बा दे दिया, एक डब्बे के अंदर डाल दिया साहब HCl डाल दिया एंड H2SO4 डाल दिया।
और इस टोटल इस डब्बे के अंदर जितना मिक्सचर है उसका 10 मोल टोटल है, और इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ। NaOH के टोटल मोल दे दिए सब 16 मोल। क्लियर है? तो अपन को बताना है, बताओ HCl और H2SO4 के मोल कितने हो गए। क्लियर? HCl या H2SO4 के मोल बताने हैं सब। क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ गया? तो बताओ भी फटाफट कितना आएगा, फटाफट आंसर बता दो बस 1 मिनट में। एक मिनट में आंसर बता दो फटाफट। क्या यार तुम लोग यही नहीं कर पाते, क्या करोगे अब? देखना भाई, HCl के हम लोगों ने सपोज x मोल मान ली, तो H2SO4 के तो मजबूरन हमें 10 माइनस एक्स ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल मोल तो 10 ही है ना, उससे ज्यादा थोड़ी कर लोगे। अब दो रिएक्शन बनेगी यहाँ पर, HCl प्लस NaOH से क्या बना, NaCl प्लस वाटर, और दूसरी क्या H2SO4 प्लस 2NaOH से बना Na2SO4 प्लस वाटर। देख लो भाई दोनों रिएक्शन बैलेंस है, सब इसके x मोल है तो इसके भी x हो गए, इसके 10 माइनस एक्स है तो इसके भी, इसके कितने हो गए 2 इंटू का 10 माइनस एक्स। क्लियर है? अब आपको NaOH के टोटल मोल 16 दे रखे, तो बस खत्म काम। x प्लस 20 माइनस का 2x इक्वल टू 16 दे रखा है, तो यहाँ से क्या बच गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, तो x का वैल्यू आ गया 4। तो इसका मतलब HCl के 4 मोल हो गए और H2SO4 के कितने हो गए, 6 मोल। क्लियर है? अब मान लो आपसे परसेंटेज पूछ ले, परसेंटेज ऑफ HCl, तो कैसे निकालोगे, सब 4 मोल HCl के थे, 10 मोल टोटल थे, इंटू का 100, तो यहाँ से ये गया तो कितना आ गया, सब 40% होगा। क्लियर है? 40% HCl होगा तो 60% H2SO4 होगा। क्या अभी क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? अरे मुंह जुबानी कर लोगे ना, क्वेश्चन आ गया पेपर में तो कर लोगे मुंह जुबानी। बाकी लोग सो गए क्या? बाकियों को क्लियर है? बाकियों को क्लियर, बोलते ही नहीं है यार एक तो। अरे मुंह मुंह में क्या खाना दबा के बैठे हो गया? देखना इधर, सिक्वेंशियल रिएक्शन, देन द नेक्स्ट इज सिक्वेंशियल रिएक्शन। अरे आजकल अमन क्यों नहीं आ रहा क्लास के अंदर? कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या? आता है क्या उसे? अच्छा वो तो एचसी वर्मा सॉल्व कर रहा होगा ना सच, वो एचसी वर्मा सॉल्व कर रहा है भाई, वो कह रहा है मेरे को फिजिक्स के अंदर आगे बढ़ना है, अंडरग्राउंड है। ओके, तो देखना भाई सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, देख लो भाई इधर। सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब होता है जब एक ही टाइम में एक से ज्यादा रिएक्शन चल रही होगा। सिक्वेंशियल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब एक टाइम में एक से ज्यादा रिएक्शन चल रही हो। जैसे देखना, जैसे मैंने लिया a प्लस 2b से बना मान लो 3c, फिर 2c प्लस 4d से बना 5e प्लस 6f, फिर 4e प्लस 8g से बना 9h प्लस 2i। क्लियर? ऐसे दे रखा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी की सारी रिएक्शन क्या गाइस बैलेंस्ड है। क्लियर? मेरे को इसके दे रखे हैं, देखना इसके मेरे को 2 मोल दे दिए, मेरे को मोल निकालने हैं इसके। क्लियर? सॉरी, मेरे को मोल निकालने हैं गाइस, मोल किसके निकालने हैं मेरे को, हाँ इसके मोल निकालने हैं। क्लियर? क्लियर गाइस, मेरे को इसके मोल निकालने। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अरे क्वेश्चन समझ आया क्या?
भाई ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक टाइम एक से ज्यादा चल रही हो रिएक्शन। अब देखना करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है, सुनना पहले ध्यान से। क्या मेरे को इसके मोल दिए हुए हैं, क्या इसका एक मोल से सी के 3 मोल बन रहे हैं, तो इसके सी के कितने मोल हो गए गाइस, 6 मोल हो गए। अब ये देखो ये सी और ये सी कॉमन है ना, देख लो दोनों रिएक्शन में सी सी कॉमन आ रहा है, तो जब इसके 6 मोल है तो इसके भी 6 मोल हो गए। अरे 4 कैसे हो गए यार, ठीक है, इसके 6 तो इसके 6। अब देखना इसके इसके 2 से, अब इन दोनों रिएक्शन में कॉमन कौन है वो देखो, ई वाला कॉमन है तो ई के मोल निकाल लेता हूं मैं। तो इसके 2 से 5 बने, एक से बनेगा सब 5/2, 6 से बनेगे 15 मोल, इसके बने 15 मोल, इसके भी बने 15 मोल। अब आई के निकालने, 4 से बने 2, मतलब आधे हो रहे, 15 का आधा कितना हो गया, 7.5 मोल। तो भाई समझ आया नहीं आया, समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गए यार तुम लोग तो। अब अगला देख लो, जो पैरेलल रिएक्शन होता है ना गाइस, वो इसी को बोलते हैं, सिक्वेंशियल और पैरेलल एक ही बात है। क्लियर। अब आगे देखना गाइस, अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, देखना आईआईटी में हर साल क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, आईआईटी में हर साल क्वेश्चन आता है और एम्स में भी आ जाता है। नीट का अपन कुछ गारंटी दे नहीं सकते कि आया नहीं आया। क्लियर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अपन को देखना है। तो कार्बोनेट में अपन को 3 बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना। तो कार्बोनेट में 3 बातें ध्यान क्या रखनी है, कि जो अल्कली मेटल के कार्बोनेट होते हैं गाइस, अल्कली मेटल के, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट, जैसे Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, क्लियर, CS2CO3। तो ये जितने भी कार्बोनेट है ना, इनको अगर तुम हीट करोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होता है, बाकी कोई भी नहीं होता। इज दैट क्लियर? क्लियर। अरे ये क्या लिख रहे हो भाई तुम, तू करेगी ये भाई, क्या चल रहा है तुम लोगों का? ठीक है, देखना भाई इधर Na2CO3 K2, समझ आया पहला स्टेप? अच्छा देखना, 2 कार्बोनेट ऐसे होते हैं HgCO3 एंड Ag2CO3। ये 2 कार्बोनेट ऐसे है साहब, ये हीट करने पर मेटल देते हैं, हीट करने पर क्या देते हैं, मेटल देते हैं, और साथ में 2 गैस रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो करते ही है, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। क्लियर। भाई 2 मेटल कार्बोनेट ऐसे है जो कि हीट करने पर मेटल देते हैं और साथ में 2 गैस निकालते हैं। नहीं तो आपको पता है जनरली कार्बोनेट का हीटिंग से क्या होता है, जनरली CO2 निकलती है सिर्फ। क्लियर है, जनरली क्या निकलती है, CO2। तो ये मेटल देते हैं और साथ में 2 गैस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तीसरा बात अपन को ध्यान रखने वाला क्या है भाई, अपन के सामने तीसरे तीसरे वाला जो रखने का, ध्यान रखने का है कि Li2CO3 को जब हीट करते हैं तो ये Li2O प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। क्लियर है भी? इज दैट क्लियर? इनके अलावा जितने भी कार्बोनेट है, तो इनके अलावा जितने भी कार्बोनेट है सारे के सारे ऐसे ही टूटेंगे कि वो अपना एक ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। भाई कार्बोनेट कैसे टूटते हैं, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं अपने और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। क्लियर है भी? क्लियर। अब देखना भी आगे दूसरी बात, भाई बाइकार्बोनेट के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। अब बाइकार्बोनेट का आपको जनरली फंडा तो पता ही है। भाई बाइकार्बोनेट जनरली क्या करता है, हीट करने पर सब कार्बोनेट देते हैं, वाटर देते हैं एंड CO2 देते हैं। तो इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे बाइकार्बोनेट ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, साहब इसको हीट करा, कार्बोनेट क्या इसका Na2O प्लस वाटर प्लस CO2,
बैलेंस कर लोगे रिएक्शन को। क्लियर है? क्लियर है भाई? इतना सभी को क्लियर? चलिए फिर, तो मोल कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वाला पार्ट तो कर लिया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में कुछ मोल कॉन्सेप्ट पे एक आधी चीज और देख लेंगे और फिर रेडॉक्स पर मूव कर जाएगी। क्लियर है? तो अगली क्लास में हम लोग मोल के ऊपर एक आधी चीज और देखेंगे। टाइम मैं ग्रुप पर मेंशन कर दूंगा गाइस, आज ही होगी बट मेंशन कर दूंगा ग्रुप पर। क्लियर? चलो ठीक है गाइस, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।